आज हम आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव और पर्यावरण संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। मैन एंड इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैन एंड इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। शब्दकोशीय इसका अर्थ है आसपास अथवा सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग। अतः पर्यावरण वह है जो मनुष्य को सदा चारों ओर से घिरे रहता है। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों का योग है जो किसी स्थान एवं समय पर मानव जाति को घेरे रखता है। Environment is the sum of all conditions which surround human race at a fixed place and time. यह सीसी पार्क ने कहा था। अब हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण का संबंध के बारे में। मानव का उसके पर्यावरण से गहरा संबंध है। मानव चारों ओर से अपने पर्यावरण द्वारा घिरा हुआ है। जब से मानव जन्म लेता है वह पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है, साथ ही वह पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होती रही है और उसकी वजह से जो प्रारंभ में मानव के संबंध थे और वर्तमान में मानव के जो संबंध है उनमें भी परिवर्तन आया है। मानव एक और भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का महत्वपूर्ण भाग एवं घटक है और दूसरी ओर वह पर्यावरण का महत्वपूर्ण कारक भी है। इस प्रकार मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध दो तरफा है। अन्य जीवों की भांति मानव भी अपने पर्यावरण में रहता है और अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मानव प्राकृतिक तत्वों के अनुसार खुद को ढालता ही है, साथ ही साथ वह अनुकूलन भी करता है, उनको चेंज भी करता है। इस प्रकार से वह रिसीवर और कंट्रीब्यूटर दोनों का ही कार्य करता है। चूँकि मनुष्य भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है और पर्यावरण के जैविक घटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसने अपनी बुद्धि के कारण प्राकृतिक संपदा को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया और पर्यावरण को प्रभावित किया। समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया और मनुष्य की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की क्षमता बढ़ गई, जिससे मानव और पर्यावरण के संबंधों में परिवर्तन आया। प्रारंभ में मानव पर्यावरण का एक उपभोक्ता मात्र था, एक कंज्यूमर था। बाद में वह उसका मॉडिफायर बनता है, तो मॉडिफाई करने वाला बनता है। उसके बाद में परिवर्तन करता बनता है और अंत में जो वर्तमान में वह चल रहा है वह है उसका विध्वंसक स्वरूप। इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य और उसके पर्यावरण के जो संबंध है उसको इन चारों आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। पहला है आखेट तथा भोजन संग्रह का काल। दूसरा है पशुपालन या पशुचारण। तीसरा है
पौध पालन व कृषि का काल, और चौथा है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक जो औद्योगिकरण का काल है वह। सबसे पहले हम देखते हैं आखेट तथा भोजन संग्रह, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जब से मानव का पृथ्वी पर प्रकटन हुआ है तब से वह अपना विकास करता आया है। सबसे पहले उसने आखेट एवं भोजन संग्रह का व्यवसाय अपनाया जब उसकी जनसंख्या बहुत कम थी। पूर्व पाषाण युग में मानव आधे एक दर्जन के समूह में रहते थे, मतलब 6 से 15 तक लोग समूह में रहते थे। आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों से प्रभावित होता था और वह अन्य जो वर्तमान में आप जानवर देखते हो उसी तरह वो भी एक जानवर जैसा ही था। इसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वह भोजन के लिए वनों से फल फूल कंदमूल एकत्रित करता था, घुमक्कड़ जीवन बिताता, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। रात्रि विश्राम के लिए वह पेड़ों और गुफाओं का प्रयोग करता था। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का जो पर्यावरण के साथ संबंध है वह मैत्रीवत, मधुर और सौहार्दपूर्ण था। जनसंख्या कम थी और उस समय के मानव की आवश्यकताएं भी सीमित थी। इस कारण पर्यावरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में मानव ने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया और आखेट का व्यवसाय आरंभ हुआ। इससे भी पर्यावरण पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो पशु थे, जो वन्य जीव थे वो ज़्यादा थे और मानव की संख्या उसमें अपेक्षाकृत कम थी। उसके बाद में क्या होता है कि आग का आविष्कार होता है। मानव ठंड से बचने और पशुओं के जो मांस है उसको पकाकर खाना सीख जाता है। इसके बाद आग के बाद वह उसको घर बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, लकड़ी की आवश्यकता महसूस होती है, तो विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करना प्रारंभ करता है। चूँकि आग का आविष्कार हो जाता है तो कभी कभी जो आग है उसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती थी और यह माना जाता है कि इस प्रकार से मानव का जो विनाश का प्रारंभ, मानव द्वारा जो पर्यावरण का विनाश होना प्रारंभ होता है वह आखेट तथा भोजन संग्रह के युग में ही हो जाता है। कब? आग के प्रयोग के पश्चात। दूसरा हम देखें पशुपालन और पशुचारण, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पास्चरलिज्म। धीरे धीरे क्या होता है कि मनुष्य मांस और दूध के लिए पशुओं को पालता है, उनको चराना सीख जाता है। क्योंकि पशुओं को पाल रहा है तो उनके लिए बड़े बड़े वो बाड़ों का निर्माण या रेंचेस का निर्माण करता है और बाड़ों के लिए वह कटीली झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों का प्रयोग करता है। फिर क्या करता है कि जगह नहीं मिलती है तो फिर बाड़ों के निर्माण के लिए वह जंगलों को जलाकर साफ करना प्रारंभ कर देता है। पशुपालन और पशुचारण की वजह से क्या होता है कि सामूहिक जीवन का विकास होता है, क्योंकि उस समय जो पशु पाले जाते थे उनको जंगली जानवरों के अटैक का खतरा होता था। तो उसके लिए क्या करते थे कि यह जो प्राचीन मानव है वह समूह बनाकर रहना प्रारंभ करते हैं। हालांकि सामूहिक जीवन का उदय होने के पश्चात भी मनुष्य घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करता था, क्योंकि मनुष्य को स्वयं के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। आज भी कुछ स्थान जैसे मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न भागों में आदिम जातियाँ
अपने पशुओं के साथ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिसे हम चलवासी पशु चारण नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि पशुओं की संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता है, परंतु अभी भी मानव का पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव है वह काफ़ी, जो इसकी टॉलरेंस लिमिट है, सहन सीमा है, उसके भीतर ही रहता है, कम ही उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा काल आता है पौध पालन और कृषि काल, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। पशुपालन के बाद पौध पालन को मानव सभ्यता के विकास की अगली कड़ी के रूप में देखा जाता है। कृषि के विकास से मानव अपना जो घुमक्कड़ जीवन था उसको छोड़कर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगता है। खाद्य फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव होता है, और ये जो विकास अक्सर हुआ है वह नदी घाटियों में ही हुआ है। जो विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता हैं कृषि पर आधारित थी और नदी घाटियों में ही विकसित हुई है, जैसे नील नदी की घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, दजला, फरात, हांगो आदि इसके उदाहरण हैं। अब क्या होता है कि चूंकि मानव स्थायी निवास करने लग जाता है, उसकी आवश्यकताएं भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से जो अभी तक का जो मित्रवत मधुर और सौहार्दपूर्ण मानव प्राकृतिक संबंध है उसमें परिवर्तन आने लगता है। मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, और तो भोजन चाहिए, भोजन के लिए कृषि करना पड़ता है, और कृषि योग्य भूमि के लिए वह धीरे धीरे जंगलों को साफ करना प्रारंभ कर देता है। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या, वहाँ की भूमि की जो कैरिंग कैपेसिटी है, पोषण क्षमता उससे अधिक हो जाती है, तो वो लोग वापस नई तलाश में प्रवास कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो पुराना जो एरिया था जहाँ पर वो रह रहे थे वो तो नष्ट हो ही गया, अब नया नष्ट करेंगे, तो इससे पर्यावरण का विनाश बढ़ना शुरू हो जाता है। और अभी भी इसका एक एग्जाम्पल आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो वर्तमान काल आता है वह है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का काल। इस काल में क्या है, पीरियड ऑफ साइंस, टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी शुरुआत जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होती है 1780 के से, और उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास दूसरे देशों में होता है और पर्यावरण का विध्वंस होना प्रारंभ हो जाता है। अब जो मानव परिवर्तनकर्ता की भूमिका में था तीसरे चरण तक, वह विध्वंसक की भूमिका में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू करता है, जिससे पर्यावरण का बड़े पैमाने पर ह्रास होता है। वन कटते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अकाल आता है, चक्रवात, मृदा अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी नई नई बीमारियां पैदा हो जाती है। जो ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस पॉल्यूशन की वजह से कम हो रहा है, और इस प्रकार से मानव जो चूँकि विध्वंसक की भूमिका में है, तो मानव ये चीज़ भूल रहा है कि मनुष्य भी पर्यावरण का ही भाग है, मानव भी पर्यावरण का ही एक घटक है। तो अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, पर्यावरण को कोई हानि होगी, तो अल्टीमेटली उसी को हानि होने वाली है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको सीमित करें, और जो सतत विकास की बात की जा रही है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हम बचा के रखें, तो उस प्रकार के विकास करने की आवश्यकता है। हमको जितना खाना चाहिए उतना ही बनाना चाहिए,
और उसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो चीज़ें हमारे बिल्कुल बेसिक नीड्स है उन्हीं को हम पूरा करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर हम अपनी नीड्स को बढ़ाते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो ये आपका मानव और पर्यावरण का जो बेसिक रिलेशन था उसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, 3 प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।